कैसी है बेटा? हेलो, एम आई ऑडिबल? अरे मैं दिख रहा हूँ भाई, हाय। हाँ आज लेट हो गए कृष्णा। एक्चुअली बारिश बहुत आ रही है भाई, और बारिश आने की वजह से क्या है। बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। सॉरी सावन, सॉरी। बारिश तेज़ आने की वजह से क्या है, गड़बड़ हो जाती है। ट्रैफिक लग गया, ट्रैफिक की वजह से आ नहीं पाया, फंस गई गाड़ी। और यहाँ क्या है, 7:30 बजे क्लास छूटने का टाइम होता है ना लोगों का। तो उस कंडीशन में भीड़ एकदम से हो गई, जाम लग गया। ट्रैफिक मतलब बच्चों की क्लास छूटती है तो वो जाम लग जाता है यहाँ पे बहुत तेज। हम्म सॉरी सॉरी श्रेया, सॉरी सावन। ठीक है जी, आगे बढ़े। कहाँ तो गया था? सॉरी विशाल। हम्म चलिए बताओ। कहाँ तो गया था पिछली क्लास में, जल्दी बताओ। हम्म बोलो। जल्दी। वाह, स्मेल्टिंग बता दिया था ना। तो अब एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। कि जब ये सीरीज पढ़ी होगी आपने तो ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार, फ्रिज सीडी, कोनी स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं, याद है? तो जब हमने इनकी बात की थी तो यहाँ से यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। और ये जो दो थे, अगर याद आ रहा हो तो इनके लिए क्या था, एल्यूमिनियम रिडक्शन। और जो ये बाकी थे, ये जैसे जिंक था, आयरन था, टिन था, लेड था, और यहाँ तक ये थे कार्बन रिडक्शन। याद है कल बताया था? बोलो। और फिर इनके लिए और इनके लिए सेल्फ रिडक्शन। ये बताया था। फिर ये हाई ग्रेड और होता है लेड। हाई ग्रेड और के लिए आपके कार्बन रिडक्शन था। लो ग्रेड, सॉरी, लो ग्रेड के लिए आपके कार्बन रिडक्शन था। और हाई ग्रेड जो था उसके लिए सेल्फ रिडक्शन था। इन दोनों के लिए मैंने बताया था हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन होता है। इन दोनों के लिए हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन होता था, याद आया? ये कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इससे कंटिन्यू करेंगे आगे। क्या बोला, जल्दी बताओ। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे लल्ला। क्या बोला, जल्दी बताओ। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने पर एक सवाल आता है कि यार ये मैग्नीज और क्रोमियम का एल्यूमिनियम रिडक्शन क्यों कर रहे हो आप इन दोनों का। तो क्वेश्चन क्या है कि वाई क्रोमियम एंड मैंगनीज ऑक्साइड्स डू नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन रिडक्शन। यानी वगैरह कार्बन रिडक्शन से आप इसको क्यों नहीं कर सकते हो रिड्यूस। क्या बोला, जल्दी बताओ। कार्बन रिडक्शन से आप इनको क्यों रिड्यूस नहीं कर सकते? क्या बोला उन्होंने, बताओ।
कार्बन रिडक्शन से आप इन्हें रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते? समझ रहे हो मेरी बात को? कार्बन रिडक्शन से क्यों नहीं कर सकते, रीज़न बताता हूँ क्या हुआ। भाई साहब कार्बन जो था ना, कार्बन की सबसे बड़ी बात है कि कार्बन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और सस्ता भी है। ठीक है, जब हमने कार्बन को भेजा कि कार्बन जा ऑक्सीजन से क्रोमियम से ऑक्सीजन लेकर आ, मैग्नीज से ऑक्सीजन लेकर आ, कार्बन गया एटीट्यूड में निपटा देंगे साले, हट हो गया। बोला क्रोमियम से ला मैं ऑक्सीजन दे, मैग्नीज से दे ऑक्सीजन दे, मैग्नीज ने कहा ये ले ले ले, उसने कहा ये ले छीन छीन, मैग्नीज ने कहा छीन, क्रोमियम ने कहा छीन, अब ये बेचारा कार्बन कह रहा छीन छीन छीन, कार्बन कह रहा दे, बोले ले ले मैं तो नहीं दे पाया, कार्बन की इंसल्ट हो गई। अब ये क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि क्रोमियम एंड मैग्नीज बोथ हैव हायर ऑक्सीजन एफिनिटी, बोथ हैव हायर ऑक्सीजन एफिनिटी देन द कार्बन। भाई साहब कार्बन की हिम्मत नहीं थी, कार्बन का दिमाग खराब हो गया। मतलब समझो कि क्रोमियम और मैग्नीज ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा रख रहे हैं तो उनका डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा। किसी भी रिएक्शन को अगर डेल्टा जी नेगेटिव बनाना होता है तो टेम्परेचर को बुला दो आप, टेम्परेचर आती क्या करता है, सबकी डेल्टा जी नेगेटिव कर सकता है वो, कि पावर है। और हमारे यहाँ टेम्परेचर को हम मान रहे हैं भाई जो दुबई में बैठा है, वहाँ से कार्बन ने खड़ा खड़ खड़ा फ़ोन घुमाया, भाई क्रोमियम मैग्नीज ऑक्सीजन नहीं दे रहे क्या करूँ। भाई ने कहा रुक मैं आता हूँ। साउथ की मूवी देखिए, खड़ा खड़ वही हेलीकॉप्टर ऐसे एंट्री, काले कोट में ऐसे स्टाइल में, टेम्परेचर आया और बोला ए मैग्नीज वाह, क्रोमियम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो बे, हैं बहुत ज़्यादा बोल रहे हो बे, हैं चलो बताओ कहाँ है ऑक्सीजन नहीं दिए। तो मैग्नीज ने कहा भाई आप क्यों आए, मैं तो मजाक कर रहा था, ले जा क्रोमियम। क्रोमियम ने कहा ले जा ऑक्सीजन, कार्बन तू काहे इतना नाराज हो गया बे, अपन तो भाई हैं, फिल्मों में नहीं देखा ऐसे, जब ऐसे कोई आ जाता है तो बोलता है अरे तू तो नाराज हो गया यार, हम तो मजाक कर रहे थे यार, इतनी सी बात ले लीजिए। तो भाई ने कहा ठीक है, भाई ने क्या कहा, ठीक है, भाई ने क्या कहा कि ठीक है, और भाई अपने हेलीकॉप्टर बैठ के उड़ गया। अब ऑक्सीजन तो ले गया वो, पर ये क्रोमियम और मैग्नीज ने देखा कि कार्बन ने हमारे साथ बहुत बड़ा बदतमीजी किया है। तो उसने क्या करा, कार्बन जाते जाते हंसते हुए जा रहा था तो क्रोमियम और मैग्नीज ने उसकी मुंडी पकड़ ली, मुंडी पकड़ के बैठ गए, बोला कार्बन साले ज्यादा हीरो बन रहा था भाई, गया तुम्हारा भाई अब कहाँ जाएगा, बढ़ जाए यहाँ पे, इसका मतलब समझे, उन्होंने उसकी मुंडी पकड़ ली, मतलब उन्होंने कार्बाइड बना दिया। तो लॉजिक क्या था पता है, इसका लॉजिक ये निकला कि क्रोमियम एंड मैग्नीज both have higher oxygen affinity देन द कार्बन। तो जब ऐसा होगा कि हायर ऑक्सीजन एफिनिटी की, तो ये नहीं ले सकते ऑक्सीजन, तो उसके बाद आपको एक और बात, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर डेल्टा जी नेगेटिव कर दो। तो उसके बाद दूसरा रीज़न आया कि हाई टेम्परेचर जब दोगे तो डेल्टा जी नेगेटिव तो हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी कि एट हाई टेम्परेचर, क्या बोला जल्दी बताओ, एट हाई टेम्परेचर क्रोमियम एंड मैग्नीज बोथ कैन फॉर्म कार्बाइड। तो आप ये नहीं दे सकते, बना सकते। कार्बाइड क्या होता है देखो, जैसे क्रोमियम आ गया, तो ये वॉइड्स में आके बैठ जाता है ऐसे कार्बन, इसको कार्बाइड कहते हैं। यहाँ कार्बन आ गया, तो इस सिचुएशन की बात करें तो ये आपको देखो, यहाँ पे कार्बन आ गया और यहाँ पे कार्बन आ गया, तो यहाँ कंडीशन क्या बनी
कि ये कार्बाइड बना दिए, कार्बाइड बनने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई और कार्बाइड बनने की वजह से आपका ही नुकसान हुआ है। समझिए बात को, तो ये कार्बाइड बन गया, इसलिए आप नहीं कर सकते कभी भी इन दोनों का, ठीक है। इसलिए हमें एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ती है। अब एक डाउट आया कि जब ये दोनों ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा रखते हैं तो जिंक तो क्रोमियम से भी ज़्यादा रख रहा है। फिर तो डाउट क्या आ गया कि जिंक तो क्रोमियम से भी ज़्यादा ऑक्सीजन एफिनिटी रख रहा है, तो फिर कार्बन रिडक्शन जो है वो जिंक का, बोलो, कार्बन रिडक्शन तो फिर जिंक का क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न सुनना। वाई जिंक ऑक्साइड कैन रिड्यूस्ड बाय कार्बन, तो उसका आंसर क्या आएगा, ड्यू टू लार्ज साइज जिंक कैन नॉट फॉर्म कार्बाइड विथ कार्बन। ये जिंक है, ये जिंक है, ये जिंक है और ये जिंक है। ये आपका साइज बड़ा है इसका, देखो अब ये साइज बड़ा है तो कार्बाइड ही नहीं बनाएगा ये। कार्बाइड क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इस वॉइड का साइज बड़ा हो गया। वॉइड का साइज अगर बड़ा हो गया तो फिर ये कार्बन रह ही नहीं पाएगा। कार्बाइड बनने का एक रूल होता है कि जिसका साइज इस वॉइड की साइज के बराबर होगा उसी में कार्बन आके बैठेगा। अब इसका साइज बड़ा है इसलिए नहीं बनाता, याद है। तो यानी कि जिंक अगर कार्बाइड नहीं बनाएगा तो फिर कार्बन को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्बन सस्ता होता है। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। अगर कोई डाउट है तो फटाफट बोलो। एनी डाउट, जल्दी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट so that I will clear. Any doubt regarding this? Hmm. Any doubt regarding this बोला है बे, topic regarding topic, regarding topic हुआ। All clear, no doubt। तो अब हमें कौन सा पढ़ना पड़ेगा, एल्यूमिनियम रिडक्शन। एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड जो है एक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए हम इसे गोल्ड श्मिट एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है पता, गोल्ड श्मिट एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन, या थर्माइट रिडक्शन भी कह सकते हैं इसको। थर्माइट रिडक्शन भी जिंक के साथ हाई टेम्परेचर पे होता है ना, नॉर्मल हो ही तो रहा है, जिंक का तो हो ही रहा है हाई। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रिडक्शन कर सकते हो तो हाई पे तो होगा ही होगा। नहीं, सिमिलर नहीं होता, हायर होता है बेटा, दिमन आपको गलत पता है। जिंक का साइज बड़ा होता है, क्योंकि आप देखो, आपने पढ़ा होगा पहले जब जाते हैं लेफ्ट से राइट तो साइज छोटा होता है, फिर एफी कोबाल्ट निकल में कांस्टेंट होता है, फिर कॉपर और जिंक में साइज बढ़ जाता है। धीमन आपको गलत पता है बेटा। कार्बाइड हेलोजन नहीं बनाते, कार्बाइड इंटरस्टिशियल कंपाउंड डी ब्लॉक बनाते हैं। हम्म। कार्बाइड बनाने से दिक्कत ये होगी कि हमारा मेटल इम्प्योर हो गया है आदित्य। तो आप अब मेटल को प्योर करने के लिए कर रहे हो और आपने इम्प्योर ही कर दिया उसको, तो सिंपल। तो ये आपका थर्माइट रिडक्शन, अब इसमें होता क्या देखना जरा।
क्या होता है देखो, पहले इसको क्यों बुलाया एल्यूमिनियम को, ये समझना कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, इसकी एक रिएक्शन होती है, उसका नाम है थर्माइट रिएक्शन। और वो क्या होती है कि जब एल्यूमिनियम O2 से रिएक्ट करता है तो वो L2O3 बनाता है, और जब L2O3 बनाता है तो हीट बाहर आती है, और हीट जो आती है वो 1600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड आती है। जो हीट आती है वो क्या आती है, 1600 से 1700। तो थर्माइट रिएक्शन जब होती है तो एल्यूमिनियम प्लस O2 एरो रिएक्ट करके L2O3 हीट, थर्माइट रिएक्शन। अब ये क्या होती है जरा सुनना, पहले उसको समझते हैं ना भाई साहब। अब सिचुएशन को आगे समझो कि चला गया कौन, भाई तो चला गया था हेलीकॉप्टर में बैठ के दूर 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 दूर। अब इधर क्या हुआ, इधर जो है क्रोमियम और मैग्नीशियम ने बदतमीजी करते हुए कार्बन के साथ कार्बाइड बना लिया। इधर से फोन गया भाई के पास कि भाई क्रोमियम मैग्नीशियम फिर से मिस्टेक कर दी, कार्बाइड बना लिया। अब क्या होता है, भाई का एक स्टैंडर्ड है, वो बार बार थोड़ी आएगा, वो ऐसे थोड़ी बार बार हेलीकॉप्टर पर फिर आ गया, नहीं नहीं नहीं, वो अब स्टैंड अब बैठ गया, एक बार आ गया, वो स्टैंडर्ड है यार उसका। अब उसके आसपास ये ना असिस्टेंट खड़ा रहता है चेयर के पास। अब भाई कहता है लगता है उसको बुलाना पड़ेगा, टुक 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 टुक। और इधर से साउंड बहुत तगड़ा, साइड में खड़ा हुआ आदमी ऐसे बोलता सर नहीं उसको, ऐसे बोलता हाँ बुलाना पड़ेगा। और अचानक पिक्चर अलग घूम जाती है और वहाँ पर साउथ का हीरो की एंट्री होती है, और साउथ का ऐसा पाँव मारता है जोर से और फ्लोर उखड़ता है, फ्लोर उखड़ता हुआ जाता है, दो टाटा सुमो और उखड़ती, खट से उखड़ी उखड़ के टकराती है, टकरा के आग निकलती है, बिजली के खंभे पे गिरती है, बिजली का खंभा टूटता हुआ तार पूरा घर के ऊपर, घर में आग लग जाती है। और जैसे ही घर में आग लग जाती है तुरंत जो है वो विलन के सामने हीरो खड़ा होता है साउथ का, और एंट्री होती है उसके मुंह पे, और वो डर जाता है, हवा चलती जोर से, इतनी तबाही के बाद बात करता है वो। दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसे ही होता है। एल्यूमिनियम को जब आग में लगते हैं तो क्या होता है, वो L2O3 बना लेता है, और L2O3 बनने के बाद 1600 से 1700 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। 1600 से 1700 हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अल्लाह। 1600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है, सोचो। यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोला, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से आप इसको इस तरह से रिफ्रैक्टिव मटेरियल अंदर बनाते हैं और फिर डालते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मेटल का ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम है। अब इनका जो रेशो होता है वो 1:3:1 रहता है। हमेशा जो रेशो रहेगा, थर्माइट मिक्सचर कहा जाता है इसको। और थर्माइट मिक्सचर में जो रेशो है वो मेटल ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम होता है, और उसका रेशो 3:1 होगा। तो आपसे पूछेगा थर्माइट मिक्सचर किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिक्सचर को जिसमें रेशो 3:1 हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन जो होती है ना, वो अपने आप तो होगी नहीं। कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ओ मेरे लल्ला, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसे स्टार्ट करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी। स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन तो देनी पड़ेगी ना। अब रिएक्शन कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं ये, और इसमें एक पोटली भर देते हैं, और उस पोटली में ये मटेरियल भर देते हैं। दोबारा से बोलो, क्या बोला जल्दी बताओ। ये मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, पोटली लेते हैं, इसमें मटेरियल भर देते हैं। अब ये कैसा मटेरियल है समझो, पटाखा देखा, क्रैकर्स, क्रैकर समझते हैं आप। क्रैकर वो जो दिवाली में फोड़ते हैं, खास के सामने खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब वो दरवाज़ा खुलेगा और कब हम क्रैकर खोलेंगे। फिर अचानक से जो है वो कोई नज़र आता है और पटाखा इस तरह से पकड़ के हाथ में, यूँ देखो बत्ती को देखते रहते हैं और फेंक देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पटाखा लेते हैं, बंदी को देखते रहते हैं, बत्ती को देखते रहते हैं, बंदी को देखते रहते हैं, बत्ती को देखते रहते हैं। तो बत्ती जब यहाँ आती है तो इसको फेंक देते हैं, बंदी दूर हो जाती है। याद आया, याद आ रहा है बेटा, सबको पुरानी बात है। हाँ, ये मन में लड्डू फूटा। हाँ, ये देखो देखो साले, पढ़ लो बे, शर्म करो, ऐसी बातें समझ में भी नहीं आनी चाहिए तुम्हें, पता है। तुम जेई एस्पिरेंट हो, अगर मैं ऐसी बातें बोलूँ तो बोलो सर क्या बोल रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। सर मैं तो दिवाली के दिन भी पढ़ता हूँ, मैंने तो कसम खाई है कि मैं पटाखे उसी दिन फोड़ूंगा जिस मेरा सिलेक्शन होगा।
और कसम खा रहा हूँ कि मैं उस घर के आगे सबसे ज़्यादा फोड़ूंगा जिसने ये कहा था कि सेलेक्ट नहीं हो सकता है बच्चा, काहे पढ़ा रहे हो इसको इतना। जिसने कहा था अरे शर्मा जी तुम्हारा लड़का तो पढ़ने लिखने में इतना इंटेलिजेंट नहीं है, काहे इस पर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो। उसके आगे जाएंगे, दो सूतली बम लेके आएंगे, दोनों को मिलाएंगे, एक बनाएंगे और बम करके ऐसे घर के बाहर फोड़ के ढोल लगाड़े के साथ सेलेक्ट होके जाएंगे। दिस इज द एटीट्यूड। ये आज भी फंसे हुए हंस दो। बुलाने का नहीं, मगर जाने का नहीं, समझे। हाँ, आगे बढ़े। तो यहां पर यही होगा, जब इस मैग्नीशियम रिबन को आग लगाएंगे ना ऐसे, तो क्या होगा, बुम। बूम होते ही क्या होगा, ये फटेगा। और ये जो फटा, ये बूम होके फटेगा, ये देखो BaO2 हीट, ये मैग्नीशियम रिबन से आई है, प्लस ऑक्सीजन फटेगा तो ये हीट आएगी। और इसी तरह से KClO3, इसको हीट करेंगे तो KCl+O, ये हीट आएगी। और जब ये हीट आई, तो ये हीट आएगी इसको स्टार्ट करने के लिए। तो ये इग्निशियन मिक्सचर कहते हैं। इस वाले मिक्सचर को नाम होता है इग्निशियन, जो इग्निशियन यानी कि स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा रिएक्शन को। तो ये बत्ती से फटा, फट के एक हीट निकली, उसने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया। और एक बार ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उसके बाद तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती, क्योंकि ये खुद हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इतना टेम्परेचर ये खुद ही प्रोड्यूस कर देगी कि आगे रिएक्शन कंटिन्यू रहे। मयंक बोल रहा है कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, समझ आ जाता। माय गॉड, थैंक यू। तो ये रिएक्शन स्टार्ट होती है और रिडक्शन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। ये जो दो रिएक्शंस थी ना, इन दोनों रिएक्शंस का यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम बनाने के लिए किया गया था। दोबारा बोलो। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस का इस्तेमाल कहाँ किया था बताओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बूम। ये दोनों रिएक्शन थी वो, जब ये बम बम आए थे। समझ गए, क्लियर। अब एक स्टोरी और सुनाता हूँ, देखो। एक जगह थी प्लैंकलैंड। क्या बोला, जल्दी बताओ। प्लैंकलैंड के अंदर एक शिप था। शिप हमेशा एल्यूमिनियम से बने होते हैं, अगर याद हो तो। ठीक है। वो शिप 300 लोगों को लेके जाने के लिए तैयार था। अब आपको याद है, कभी कभी ऐसा होता है कि मिसाइल का टेस्टिंग किया जाता है तो समंदर के ऊपर करते हैं। तो उस समय एक किसी देश ने मिसाइल का टेस्टिंग किया। टेस्टिंग किया तो क्या हुआ, वो मिसाइल अपने टारगेट से भटक गई और सीधी जाके टकरा गई शिप से। यहाँ टकराई, टकराते हीट आई, एनर्जी मिल गई। शिप एल्यूमिनियम से बना हुआ था, ऊपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी। इस एल्यूमिनियम को इतना टेम्परेचर मिल गया कि वो इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले। तो शिप के एल्यूमिनियम ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया इस ऑक्सीजन से, और जैसे ही रिएक्शन से स्टार्ट हुई, तो एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उसके बाद तो ये अपने आप की भी नहीं सुनता। तो पूरा का पूरा शिप जल गया, 300 लोग मर गए थे उसमें। ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी थी उस जमाने में। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई, अगर कभी ऐसा हो कि ये टकरा जाए मिसाइल किसी जहाज से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो रिएक्शन भी थर्माइट रिएक्शन होगी, क्योंकि वो, समझ गए, क्लियर। बोलो, जल्दी करो फटाफट अब। हम्म, फटाफट बना लो, उसको टाइम नहीं है, इमीडिएटली। अब फिर कोई डाउट हो तो पूछना।
इग्निशन क्या होता है, देखो इधर। इग्निशन का सिंपल सा एक मतलब होता है भाई जलाना, स्टार्ट करना। इग्निशन मिक्सचर मतलब है रिएक्शन को जलाना, स्टार्ट कराना। ठीक है भविदीप, ठीक है। क्लियर। डायग्राम में कुछ भी नहीं है। ये बड़ा सा क्यों है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल लगा रखा है मोटा सा, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पिघल जाए। यह तो क्लियर हो गया। ये ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, रिएक्शन के दौरान बन रही है। ये क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है ना, हाँ। ये सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं इन सबका रिडक्शन हो रहा है। बोलो, आया ना। इन सबका रिडक्शन हो रहा है, और ये एल्यूमिनियम कर रहा है रिडक्शन। क्लियर, आया ना। सिंपल है, कोई डाउट। सर वीजी सर आपके फैन हैं। ये क्या है भाई। गोल्ड श्मिट एक साइंटिस्ट का नाम था ना, जीनल। तो साइंटिस्ट ने समझाया इसलिए नाम पड़ गया गोल्ड श्मिट थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, इन सब का रिडक्शन कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है थर्माइट रिएक्शन। हेलो। भाई यहाँ तो चैट बॉक्स में चैटिंग ही नहीं दिख रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या हुआ। क्लियर। अब देखो, ये थर्माइट रिएक्शन थी, इसका यूज हो रहा है नहीं हो रहा इसमें। ये एल्यूमिनियम देखो ऑक्साइड हुआ L2O3 में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, थर्माइट रिडक्शन। ठीक। चलिए, अब आएगा सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन उनका होता है जिनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है, जैसे ये पीबीएस है, और पीबीएस से पीबीओ2 कराएंगे तो पीबीओ बनेगा, ऐसा टूट जाएगा। और कुछ अमाउंट में याद है, हल्का हल्का जब रोस्टिंग करते हैं तो PbSO4 भी बनता था। ठीक है, अब ये दोनों जब बनते हैं तो ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। और ये खुद ही रिड्यूस कर देते हैं। जब ये रिडक्शन हुआ तो ये तो रोस्टिंग हुई, ये रिडक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, इस पीबीओ ने इसको रिड्यूस किया। KCl होगा ना, KClO लिख दिया क्या मैंने, KCl ही होगा बेटा, पूरा टूट जाएगा ना KCl प्लस ऑक्सीजन में, है ना। 3 लगा देंगे यहाँ पे, है ना दिव्यांश, बैलेंस नहीं किया मैंने। ठीक है बेटा, तो सेल्फ रिडक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन, यानी कि खुद के ही
खुद के ही इसने रिड्यूस कर दिया। सिंपल। सिंपल है। अब इधर देखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सेल्फ रिडक्शन में। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें से देख के कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा सेल्फ रिडक्शन में, जल्दी बताओ। कुछ नहीं हुआ, रोस्टिंग जब करते हैं तो पीबीएस से O2 पीबीओ बनता है। और अब मुझे बताओ लेड की ऑक्सीजन एफिनिटी कम है या ज़्यादा है। तो आपको पता होगा कि लेड नीचे आता है उस ऑक्सीजन एफिनिटी सीरीज में। तो अगर आपका लेड अगर नीचे आएगा ऑक्सीजन एफिनिटी सीरीज में, तो दिमाग की बत्ती जली, लेड अगर नीचे आएगा ऑक्सीजन एफिनिटी सीरीज में, सोचो, तो इसका मतलब क्या होगा। नीचे आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, जब इसका रोस्टिंग करेंगे तो यहाँ खूब सारा ऑक्साइड नहीं बनेगा, हाँ है ना। यहाँ खूब सारा ऑक्साइड नहीं बनेगा, ये खूब सारा ऑक्साइड नहीं बनेगा। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये भी खूब सारा ऑक्साइड नहीं बनेगा, ये सल्फेट है। तो यानी कि इसका मतलब जब पीबीओ से देखेंगे तो पीबीएस बचा रहेगा। तो यानी कि पीबीएस और पीबीओ अगर है तो क्या होगा। तो यहाँ पर अब ये जो बचे तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये -2 है और ये +4 है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर ये -2 है, यहाँ से यहाँ +4 है, तो क्या हुआ। -2 से अगर अपन इधर जाएंगे तो क्या होगा, +4। इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो आपको की पॉइंट लगाना, सेल्फ रिडक्शन में हो तो सल्फर से सल्फर मिलाओ, आंसर पाओ। सेल्फ रिडक्शन एस से एस मिलाओ, आंसर पाओ। अब देखो सेम ऐसे कैसे होगा। यहाँ देखो ये CuS है, तो यहाँ पर Cu2S है, सॉरी। तो ये क्या बनेगा, Cu2O + SO2। फिर वही बात है, थोड़ा सा माइनर अमाउंट में क्या बनेगा, Cu2SO4। फिर इन दोनों में आपस में इधर तो कम जा रहा है तो ये रिएक्ट कर लेगा, आपस में रिएक्ट करके ही क्या बनाएंगे, SO2। अब बताओ सेल्फ रिडक्शन हो रहा है तो कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ। क्लियर। तो आपसे सेल्फ रिडक्शन होगा तो सल्फाइड है रिड्यूसिंग एजेंट। एक और होता है मरकरी। अब ये मरकरी जो होगा वो देखो क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ फर्स्ट पार्ट रोस्टिंग चल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। अब ये HGS है और ये HGO वापस रिएक्ट कर लेंगे, तो ये आपका Hg + SO2 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। अब मरकरी के साथ एक और है, ये जब मरकरी का ऑक्साइड बनेगा ना बेटा, तो यहाँ पर क्या हीटिंग पे होती है रिडक्शन, तो थोड़ा बहुत इसी हीटिंग पे ये भी टूट जाएगा, क्योंकि नीचे आने पर ऑक्सीजन एफिनिटी कम है तो मरकरी की ऑक्सीजन एफिनिटी और कम हो गई। तो ये क्या ऑक्साइड जो होगा उसकी एफिनिटी कम है तो वो टूट जाएगा आगे। क्या बोला जल्दी बताओ।
ऑक्साइड की ऑक्सीजन एफिनिटी कम है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? ऑक्साइड की ऑक्सीजन एफिनिटी कम है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? ये यहीं पे टूट जाएगा कुछ अमाउंट में, तो ये मरकरी यहाँ पे भी मिलेगा कुछ। तो इसी रिडक्शन को हम आगे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिडक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिडक्शन में क्या होता है? जिनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है वो टूट जाते हैं, तो रिडक्शन हो जाता है उनका। जैसे ये HgO होगा, तो HgO टूटेगा, ये हीटिंग, और ये हाफ O2, Hg2O हीटिंग, Hg प्लस हाफ O2, ये ज़ीरो, ये क्या हुआ इसका रिडक्शन, ये प्लस ये ज़ीरो, क्या हुआ रिडक्शन। क्लियर? क्लियर बॉस? समझ नहीं आया रुचित? कुछ भी नहीं हो रहा। थर्मल डिकम्पोजिशन, ये अपन ने जो सीरीज पढ़ी थी इसमें आपको पता है ली के काका ने मांगी अलमारी जब पढ़ा था, तो नीचे आने पर ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है कि नहीं होती बताओ? तो इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम है, इसकी भी कम है, इसकी भी कम है। ये तो उससे कर लेते थे ना, हाइड्रो से। तो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो भी टूट जाएंगे ना आसानी से। तो उसमें सब में मरकरी नीचे आ रहा है सबसे, तो अगर मरकरी सबसे नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या निकला? थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट करने पर ये टूटा, तो रिडक्शन ही तो हुआ उसका, तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिडक्शन। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट? थर्मल डिकम्पोजिशन में रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ O-2 नहीं है, टेम्परेचर है। हीटिंग पे टूटा ना कौशल, तो वहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, खुद टेम्परेचर होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ रिडक्शन हो रहा है खुद ही। क्लियर? ओ मेरे लल्ला। हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन में आपको हाइड्रोमेटलर्जी जब पढ़ाई थी तो बता दिया था। हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन में जिंक को डाल दिया था अपन ने। हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन में क्या हुआ था? जिंक को डाला था, जिंक ने सिल्वर को किया था रिड्यूस, तो वो हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन भी हो गया। कोई डाउट? बोलो। सिंपल है लल्ला। जल्दी जल्दी, किसी को कोई भी डाउट हो तो तुरंत बोल दो। हम्म। PbR5 एग्जिस्ट करता है बेटा, है ना? हम्म। थर्मल डिकम्पोजिशन हीटिंग पे करता है, नॉट अ सेल्फ रिडक्शन। हीटिंग अलग ही होगी, वो हीटिंग के अंदर, हाँ सेल्फ में आ जाएगा वो। और बोलो, फील आ गई? चलिए, तो ये आपका रिडक्शन भी खत्म। अब आएगा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन की जब बात करते हैं, जल्दी बोलो, प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें पहला आता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है? पहला कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट, पूछेगा आपसे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इम्प्योरिटीज जितनी होंगी इसकी, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड फेज। Impurities are more soluble in liquid phase than the solid. दूसरा, it is
बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी डिस्टिलेशन नहीं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। और इसके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, किस किस के लिए करेंगे हम ये, ठीक है। तो जॉन रिफाइनिंग मेथड किया जाएगा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, इंडियम है, थेलियम है, बोरोन है। अब जब मैं लिखूंगा तो आपको एक डाउट आएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराओ, वो मैं कल कराऊंगा क्योंकि वो बड़ा है थोड़ा, तो उसमें 45 से 50 मिनट लगते हैं, तो मैं उसको नहीं छेड़ रहा यहाँ पे, क्योंकि अभी बीच में छूटेगा, वो बीच में छूटते मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। तो हम उसको कल लेंगे। क्लियर दोस्तों। इंडिपेंडेंट है उसका, इससे कोई लेना देना नहीं। अरे बाप रे, लिख भी दिया इन्होंने तो, दिव्यांशु ने लिख दिया, ठीक है। अब आपको जोन रिफाइनिंग में सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना था। इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपकी इम्प्योरिटियाँ जो हो ना, वो मोर सॉल्युबल होनी चाहिए लिक्विड फेज में देन सॉलिड। बस सिंपल फंडा हो गया। दूसरी बात, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है सर, ये बताओ आप तो पहले। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं होता कि जब कभी आप मान लीजिए किसी को टेम्परेचर दे तो वो मेल्ट होने लग जाए, और आप टेम्परेचर हटा लें तो वो सॉलिड हो जाए। दोबारा से बोलो, जब टेम्परेचर दें तो मेल्ट हो जाए, और टेम्परेचर हटा लें तो क्या हो जाए, वापस सॉलिड हो जाए। जैसे आप, मैं आपको बताऊं, ट्रे होती है, उस ट्रे में पानी भरते हैं, ट्रे जो होती है उस ट्रे में पानी भरते हैं हम, बर्फ़ की ट्रे होती है, और उसे फ्रीजर में रखते हैं। तो बर्फ़ की ट्रे को फ्रीजर में रखने पर क्या होता है, बर्फ़ की ट्रे को फ्रीजर में रखने पर वो सॉलिड हो जाती है, और उसको वापस निकाल दो तो फिर धीरे धीरे बर्फ़ फिर मेल्ट हो जाती है। तो दिस इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। पहले हाँ लिखो फिर आगे बढ़ूंगा, जल्दी। जल्दी 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 लिखो। आइस, जल्दी। फील आ गई भाई। यार तुम जब तक ये नहीं बोलोगे हाँ सर फील आ गई, और एग्जाम्पल याद हो गए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम भी आएगा। आ गया, जल्दी। फील आ रही है भाई, ए भाई, भाई, भाई भाई, भाई भाई, जल्दी बोलो। हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, जॉन रिफाइनिंग कैसे किया जाता है उसकी। थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने।
सर आप ब्लैक टी शर्ट में ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। ओहो ये, इधर देखो भाई क्या करते हैं इसमें, सुनना जरा। ये आपके पास ऐसे समझ लो एक रॉड है, इस रॉड में यहाँ से इसका ढक्कन खोल के ओर को भर दिया और आपने उसका ढक्कन लगा दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस रॉड को ऐसे हीटर से, ये हीटर है, हीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जैसे मेरी उंगली है, ये हीटर है, ऐसे मान लो इसको, ये हीट हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर हीटर है, हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सर्कुलर हीटर है, हीट कर रहे हैं, तो जब हीटिंग होगी तो यहाँ का जो हिस्सा होगा मेल्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ पहले। यहाँ का जो हिस्सा होगा वो मेल्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यहाँ का जो हिस्सा होगा वो मेल्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। मेल्ट होने लग गया, मेल्ट हो गया। पूरा मेल्ट होने के बाद फिर हम इसको आगे खिसका देंगे ऐसे। तो पूरा मेल्ट होने के बाद ये भी आगे खिसका, पूरा मेल्ट होने के बाद जब ये आगे खिसक गया तो यहाँ वाला पार्ट से आपने हीटर को हटा लिया तो यहाँ सॉलिड होने लग जाएगा। ये यहाँ से आपने हटा लिया तो क्या होने लग जाएगा, ये सॉलिड। ये इधर वाला पार्ट सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया। तो जो सॉलिड में इम्प्योरिटियाँ थी वो भाग करके लिक्विड फेज में आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही था कि जो इम्प्योरिटीज़ है मोर सोल्यूबल है देन सॉलिड फेज। इम्प्योरिटीज़ क्या है, मोर सोल्यूबल इन लिक्विड बेस। तो यहाँ सॉलिड से जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो उठ करके लिक्विड में आना शुरू हो जाएगी। हाँ या ना, सारे के सारे लिक्विड में आ गई। अब फिर से आगे खिसका लिया तो यहाँ सॉलिड होने लग जाएगा और ये मेल्ट हो गया। बोलो, यहाँ सारे के सारे मेल्ट हो गए और इधर खिसक गया, सॉलिड हो गया ये। अब अगर ये सॉलिड हो गया तो क्या होगा, सोचो। इम्प्योरिटी खिसक के इधर से वापस लिक्विड में आना शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे करते 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 आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम बेवकूफ़ बनाते हुए इम्प्योरिटी को आगे लेके आगे। ये देखो, ये सर्कुलर हीटर है, जब ये सर्कुलर हीटर यहाँ रखा तो यहाँ उसमें मेल्ट होना शुरू हो गया, और जब आगे खिसकाया तो इम्प्योरिटी जो है वो यहाँ सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, तो इम्प्योरिटी आगे खिसक जाएगी। और आगे खिसक जाएगी। तो इसका मतलब धीरे धीरे इम्प्योरिटीज आगे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो सारी इम्प्योरिटी धीरे धीरे लास्ट में आगे। इस मेथड को कई बार करना है, कई बार करोगे तो इम्प्योरिटी बार बार जितनी भी होगी, थोड़ी बहुत भी होगी, वो सारी उधर खिसक जाएगी। और इस एंड को फिर काट के फेंक देंगे जहां पर इम्प्योरिटी आ रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दिस मेथड अल्ट्रा प्योर, अल्ट्रा प्योर मेटल मिलती है। क्या होता है इसमें, मतलब इसमें अल्ट्रा प्योर मेथड, जिसमें इम्प्योरिटी कंटेंट जो है वो, इम्प्योरिटी कंटेंट जो है इसमें इम्प्योरिटी कंटेंट पीपीएम में रह जाता है सिर्फ, पार्ट्स पर मिलियन। इम्प्योरिटी कंटेंट कितना रह गया, सिर्फ पार्ट्स पर मिलियन। कितना रह जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जोन रिफाइनिंग में। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें एनसीईआरटी में इसने ना थेलियम को नहीं दिया हुआ है, उसने यही दिए हुए हैं। तो अपन क्या करते हैं ना, मेटलर्जी में वैसे तो मतलब क्या बोलूँ मैं, थेलियम को हटा ही दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या, एलिमेंट अगर इंटीजर में आ गया तो सवाल गलत हो जाएगा आपका, और आपको आपको रिस्क लेना है, आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपको आपके सही कराने हैं। तो मैं इसके लिए हटा देता हूँ इसको, ठीक है। बाकी थेलियम भी होता है, तो ना तो ऑप्शन में थेलियम आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा उन्होंने, तो अपन इसी को याद कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन किसी भी तरह से नहीं हो, ठीक है। हाँ क्या ना, बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अल्ट्रा प्योर कौन समझ में आ गया क्या होता है। अरे ये कहाँ गया, अल्ट्रा प्योर समझ में आ गया।
ये रहा। पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इम्प्योरिटी पार्ट्स पर मिलियन में होती है। पीपीएम यूनिट नहीं पता इनको यार, कैसे हैं यार। ठीक है, ये हो गया खत्म। अगला आएगा वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, दूसरा प्यूरिफिकेशन देखो। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड में हम पहला पढ़ रहे हैं वैन अर्कल मेथड। वैन अर्किल मेथड जो होता है वो क्या होता है समझना जरा। जैसे कोई भी एक मेटल है, मेटल, उसको हम एक रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं और वो वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है। मेटल है, उसकी आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो मेटल आयोडाइड बनता है। और जो मेटल आयोडाइड बनता है वो वोलेटाइल होता है। इसको फिर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं थोड़ा सा हाई टेम्परेचर दे करके। और हाई टेम्परेचर दे करके जब हीट करते हैं तो आपका वापस से मेटल मिल जाता है प्योर, और ये आयोडीन वापस से रीयूज़ हो जाता है। वापस रीयूज़ हो गया, ये देखो जो बाहर निकला। ठीक है, पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। श्रेया मतलब इम्प्योरिटी कंटेंट बहुत कम। कितनी क्यूट है ना आप श्रेया जी, वाह। जब आप डाउट डाउट पूछती है ना बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा श्रेया जी। हम्म 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 हम्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम टाइटेनियम, टाइटेनियम की रिएक्शन कराते हैं। अच्छा अंतर समझना आप। आपको एक डाउट आएगा कि सर ये और ये में अंतर क्या है। ये अंतर है कि ये इम्प्योर है, वो जो मिलेगा प्योर है। यहाँ टाइटेनियम, ये टाइटेनियम इम्प्योर है। आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा TI4, जो कि कैसा होगा, वोलेटाइल। और वोलेटाइल होने पर इसको हाई टेम्परेचर से रिएक्ट कराएंगे। ये आपका जो बना ये वापस रीयूज हो जाएगा। अब कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना थोड़ा। इसको हाई टेम्परेचर देते हैं हम ऑन टंगस्टन फिलामेंट। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं इसको, टाइटेनियम को। अल्ट्रा प्योर मतलब हाईली प्योरीफाइड यार। हाय आयुष, अल्ट्रा प्योर का मतलब है हाईली प्योरीफाइड मेटल्स। अब ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों लेते हैं बताओ पीछे वाले में। ताकि ये प्यूरिफाइड मेटल बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड है ना, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करे। ठीक है, कहाँ गया बेटा, कौन है जिसने लिखा था ये क्यों लेते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर बताओ। ताकि ये एलिमेंट किसी से रिएक्ट नहीं करे। ठीक है, इसीलिए हम इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में कराते हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद अगला प्यूरिफिकेशन आया था ये वेपर फेज में, वैन अर्किल। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना आप। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान सुनना। हाँ, I2 को गैस फॉर्म में लिया है यहाँ पे। I2 सॉलिड होती है लेकिन हमने इसको गैस फॉर्म में लिया है। इधर देखो मेरी तरफ। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जो मेटल है हमारी वो रिएक्ट करनी चाहिए विद अवेलेबल रिएजेंट एंड फॉर्म्ड अ वोलेटाइल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोला बताओ, रिएक्ट विद अवेलेबल रिएजेंट एंड, बोलो बोलो, अवेलेबल रिएजेंट एंड जो कंपाउंड बने वो शुड भी क्या होना चाहिए, वोलेटाइल। और वोलेटाइल होने के बाद इजीली, क्या बोला हमने बताओ, इजीली कलेक्टेड इनटू एल्सवेयर। तो कहीं और कलेक्ट कर लेंगे इसको इजीली।
अब 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें, 2 रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए। क्या बोला बता मैंने? पहला तो मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड विद एन अवेलेबल रिएजेंट, जो मैंने बोला कि मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड विद, बोलो, एन अवेलेबल रिएजेंट। और दूसरा वोलेटाइल कंपाउंड जो होना चाहिए शुड बी इजीली डिकम्पोजिबल। जब ये इजीली डिकम्पोजिबल होगा तभी तो मेटल मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। हाँ या ना? बोलो। अरे बोल दो भाई लल्ला, ओ मेरे लल्ला, मचा देंगे हल्ला, अरे गली मोहल्ला, बोलो। ये टाइटेनियम फिर प्योर मिलेगा। अब इसको कैसे करना है ये समझना। जैसे देसी में समझा दूं मैं, मान लो एक कंटेनर ये लिया, इस कंटेनर में ये मेटल डाल दिया जो कि इम्प्योर है, ठीक है। यहाँ पर आपने आयोडीन भेजा, आयोडीन गैस पास किया, जब पास किया तो अंदर गया, अंदर जा करके इससे रिएक्ट किया मेटल से, और मेटल से रिएक्ट करके वोलेटाइल कंपाउंड बना। वो कंपाउंड इसमें आ गया MI4। हाँ है ना? ये MI4 इसके अंदर घुस गया, आ गया। तो MI4 आने के बाद यहाँ टंगस्टन के फिलामेंट लगे रहते हैं। ये टंगस्टन फिलामेंट होंगे तो जैसे ही हीट ऑन करेंगे तो टूटेगा, टूट करके मेटल यहीं रह जाएगा। हाँ है ना? और ये एक और पाइप जुड़ा होगा इसी आयोडीन वाले पाइप से। यहाँ पर पहले लगा देते हैं अपन एक टैप, ऐसे। तो ये टैप खोल देंगे तो यही आयोडीन, रीयूज्ड आयोडीन वापस यहाँ आ जाएगी ना, ये बनी वाली, यही आयोडीन वापस आ जाएगी इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट लिखो इसका फटाफट। क्या लिखा आपने बताओ? कि इस मेथड में क्या होना चाहिए, बोलो, मेटल क्या होना चाहिए, वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। और दो कंडीशंस थी कि कलेक्ट किसी दूसरे कंटेनर में किया अपन ने, ये देखो। तो कंडीशन लिखो इसकी, क्या लिखोगे कि मेटल शुड, बोलो, रिएक्ट विद अवेलेबल रिएजेंट एंड फॉर्म अ वोलेटाइल प्रोडक्ट। मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल प्रोडक्ट विद अवेलेबल रिएजेंट। और दूसरा लिखो, वोलेटाइल प्रोडक्ट शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल। वोलेटाइल प्रोडक्ट शुड बी, बोलो, इजीली डिकम्पोजेबल, ठीक है। और जब हम इसको करते हैं तो इसकी इम्प्योरिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो अपने पता ही गया, टाइटेनियम, जिरकोनियम, थोरियम और हैफनियम, ठीक है। ये चारों आपको याद होने चाहिए, और बोरोन भी पांचवा, ठीक है। जिरकोनियम के केस में अगर आप करवाते हैं तो 1800 केल्विन टेम्परेचर आएगा इसमें, Zr+I2 Zri4 बनाएगा, और वो 1800 केल्विन में तोड़ेगा इसको। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट हो तो पूछो। तो जिरकोनियम के अंदर ये जो प्रोडक्ट बना Zrio4, ये क्या है, वोलेटाइल प्रोडक्ट। ये जिरकोनियम कैसा होगा बताओ, इम्प्योर। और ये जो मिला वो क्या है, प्योर। कोई डाउट? टंगस्टन टू यूज प्रोवाइड हीट, यस, वेरी गुड सप्तांशु, यू आर सो इंटेलिजेंट। आज अचानक इतना इंटेलिजेंसी वाली बातें कैसे कर दी तूने? हाँ, हाँ, पिछली वाली स्लाइड दिखा दो, ये लो बेटा, देख, लिख लो आराम से।
टेम्परेचर पहले वाला जो था ना टंगस्टन का, वो था 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ जो लिखा है वो भी केल्विन में लिखा है। जिरकोनियम में 1800 केल्विन है। कॉन्सेप्ट वापस से है कि भैया जो रिएक्टेंट है उससे मेटल रिएक्ट करके वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएगा, और वो वोलेटाइल प्रोडक्ट इजीली डिकम्पोजिबल होना चाहिए। सिंपल नहीं है क्या कि जो मेटल होगी हमारी इम्प्योर वो अवेलेबल रिएजेंट से रिएक्ट करके वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएगा। कल टेस्ट था और इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक गलत हुआ। वेरी गुड, थैंक यू वंश। पुनीत बोल रहा सर आई लव यू। ओ माय गॉड, लव यू टू बेटा। हाँ थोरियम भी है इसमें, यस। जी आयुष, थोरियम भी है। वोलेटाइल प्रोडक्ट मतलब आसानी से उड़ने वाला प्रोडक्ट, गजेंद्र। हीट को टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू दिया जाता है ना राज। जैसे अपने घर में बल्ब होता है तो बल्ब में टंगस्टन होता है, उससे हीट आती है ना। और बल्ब को जब जला के रखते हैं काफ़ी समय तक तो आप हाथ लगाते हो तो गरम गरम लग जाता है, तो हीट आती है ना टंगस्टन से। तो ठीक है। इसके बाद अगला आता है, आपका लिख लिया होगा, मॉन्ड्स प्रोसेस। इसमें लिखो कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू वैन अर्किल मेथड। इसका मतलब समझे आप, यानी यहाँ भी एक वोलेटाइल प्रोडक्ट होगा, बनेगा यहाँ फिक्स है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिया जाता है इसमें, जिससे एक वोलेटाइल प्रोडक्ट बनेगा ये। और जब आप इसको हीट देंगे तो ये वापस ही आ जाएगा प्योर। सिंपल है इसमें, और एक के लिए किया जाता है निकल के लिए, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है मॉन्ड्स प्रोसेस में। तो क्लियर दोस्तों, बोलो सिंपल है कि नहीं है? कोई डाउट किसी को? हो गया आज के लिए इतना ही सर, बस छोड़ दीजिए। अरे क्यों, क्या हो गया भाई? एरो इसलिए लगाया कि वापस रीयूज हो जाएगी ना ये। अरे यार, ये एरो का मतलब होता है रीयूज होना। ये एक्चुअल टेम्परेचर याद रखना है भाई, 50 से 60 भी, और 230 से 250 के आसपास। ये सब रिएक्शंस याद हो जाती हैं विशेष, आप टेंशन मत लो, एक दो दिन में वापस याद आ जाएंगे। आप इतना परेशान मत हो, ऐसे परेशान होगे तो ज़िंदगी में कैसे जियोगे भाई। सब याद आ जाएंगे, टेंशन ही मत लो। क्लियर? तो इस प्रोसेस के अंदर कुछ नहीं हो रहा। निकल जो होता है ना इम्प्योर मेटल, उसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड पास कर रहे हैं, ये इम्प्योर है। इसमें कोबाल्ट एंड एफी की इम्प्योरिटी होती है। तो इसके अंदर कोबाल्ट और एफी की इम्प्योरिटी जो होती है, उससे ये कंपाउंड बन जाता है, उड़ जाता है और ये हट जाता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को?
चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये बड़ा रिडक्शन है। क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल होगा लल्ला। क्या बोला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। किसका? पीछे वाले मेथड से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आयोडीन के साथ वो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बना रहा ना। अपने जितने भी डाउट्स है वो पूछो। बॉन्ड्स प्रोसेस में और ओएन अर्कल में डिफरेंस क्या है? रिएजेंट्स का, एलिमेंट्स का। बॉन्ड्स प्रोसेस सिर्फ निकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें जो रिएजिडिंग एजेंट्स है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है, वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप समझे नहीं? हमने क्या कहा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल एज वेल एज नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। क्लियर? बोलो, आया ना? मॉन्ड्स प्रोसेस का एक ही एग्जांपल है निकल। क्लियर? सिलिकॉन और आयरन वाली बॉम्ब बनाने में कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल करते थे? सिलिकॉन वाली और Fe2O3 वाली। कौन सी वाली? सिलिकॉन और Fe2O3 वाली। अच्छा, एक सवाल और सुन लो। Fe2O3 का रिडक्शन हमने एल्यूमिनियम से करा दिया, लेकिन कमर्शियली उसका नहीं करते। कमर्शियली हम कार्बन से करते हैं उसका। क्यों? क्योंकि कमर्शियली मतलब होता है जो इंडस्ट्री में किया जाता है। अब आप सोचो कि अगर मैं ये बोलूं कि जो भी कार्बन से रिड्यूस हो रहा है वो सब एल्यूमिनियम से तो रिड्यूस वैसे भी होगा इसी, क्योंकि एल्यूमिनियम तो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। Ti4 को कितना हीट दिया था? अरे भाई 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखा तो है ये रहा 1400, ये लिखा हुआ देखो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड है ये। ठीक है, पीकेएस, पीकेएस समझ में आया बेटा? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।